व्यवसाय अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वैधानिक पर्यावरण यानी कि लीगल एनवायरनमेंट। देखिए, वैधानिक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कानूनी नीतियाँ, विभिन्न वैधानिक नियंत्रण इनको शामिल किया जाता है। कानूनी नीतियों का मतलब है लीगल पॉलिसीज़ और वैधानिक नियंत्रण यानी कि लीगल कंट्रोल। ओके, तो व्यवसाय तथा कानून में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्यवसायी को हमेशा कानून के दायरे में ही काम करना होता है। कानूनी वातावरण में नियम और कानून दोनों शामिल होते हैं, जिन्हें संसद द्वारा तैयार किया जाता है या राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, जिसके तहत ही व्यवसाय का संचालन होना होता है। अस्तित्व बना रहे किसी व्यवसाय का और उसका विकास भी हो, इसके लिए व्यवसाय को उन सभी नियमों और उपनियमों या विनियमों को मानना होता है, निभाना होता है, जो कि इस वातावरण का निर्माण करते हैं। कौन से वातावरण का? वैधानिक पर्यावरण का या वातावरण का। कानूनी पर्यावरण में सरकार के द्वारा पारित अलग अलग कानून भी आते हैं। साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों, अदालतों के द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश भी होते हैं। सरकार के 3 स्तरों पर विभिन्न आयोग एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न सिफारिशें, रिकमेंडेशन यहाँ होना चाहिए, विभिन्न रिकमेंडेशन, सिफारिशें केंद्र, राज्य, स्थानीय इनके द्वारा जो भी कानून या जो भी आदेश पारित किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं, उन सभी के साथ अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अनुपालन न करने की स्थिति में बहुत सारी कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस को। भारत में प्रमुख जो कानून है उसमें आता है कंपनी अधिनियम 1956, जो पहले हुआ करता था। इस समय भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। 2013 कंपनी अधिनियम अप्रैल 2014 से भारतवर्ष में लागू है। समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। 2020 में संशोधन हुआ, 2020 से पहले 2019 में संशोधन हुआ। तो संशोधन तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन जिस अधिनियम को कंपनी के संबंध में कहा जाता है, तो अभी कंपनी अधिनियम 1956 2013 तक लागू रहा, लेकिन 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 पारित हुआ, जिसे 1 अप्रैल 2014 से लागू कर दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी लंबे समय तक लागू रहा, लेकिन ये भी अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 आ चुका है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, ये सारे के सारे अधिनियम ऐसे हैं जिनको जानना व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर इनमें जो भी नियम उपनियम दिए गए हैं इनकी जानकारी आपको नहीं है एज अ बिजनेस पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होनी स्वाभाविक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकारी नियमों की मदद से कानूनी वातावरण के प्रभाव को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए यह अनिवार्य है कि सिगरेट के विज्ञापन या पैकेजिंग में वैधानिक चेतावनी होनी चाहिए कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सिगरेट का निर्माण या मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। तकनीकी पर्यावरण, लॉजिकल एनवायरनमेंट, ये लॉजिकल गलत हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, तकनीक पर्यावरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत नए नए यंत्र आते हैं, जो यांत्रिक सुधार होते हैं टाइम टू टाइम, मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट, व्यवस्था की खोज यानी कि कोई नए सिस्टम को अगर खोज लिया जाता है, डिज़ाइन, नए विकास आदि को इसमें शामिल किया जाता है। तो तकनीकी वातावरण के अंतर्गत आपको नए नए यंत्र, यांत्रिक सुधार, व्यवस्था की खोज, डिज़ाइन, नए विकास आदि को शामिल किया जाता है। माल और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार अगर हो जाता है, व्यवसाय के संचालन के लिए नई तकनीकें, वैज्ञानिक सुधार और नवाचारों से संबंधित बल तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। इसमें नए दृष्टिकोण, नई प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, इनपुट में आउटपुट को बदलने के लिए नए नए उपकरण, ये सब शामिल है जो कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। यह एक संगठन की दक्षता और उसकी प्रभावशीलता दोनों को फैसिलिटेट करता है,
ताकि दुनिया में सबसे अच्छे के बराबर बने रहने का आप प्रयास कर सकें। तकनीकी परिवर्तन कुछ उद्यमों के लिए अवसर लेकर के आते हैं और कुछ के लिए खतरे बन जाते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल घड़ियों ने पारंपरिक घड़ियों की व्यावसायिक संभावनाओं को मार दिया। टीवी ने रेडियो और सिनेमा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मोबाइल फ़ोन ने लैंडलाइन फ़ोन से बाज़ार पर कब्जा कर लिया। लैंडलाइन फ़ोन के बाज़ार पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से दवा, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संरक्षण आदि में नए नवाचारों के परिणामस्वरूप कई कंपनियों के कई अवसर खतरे पैदा हो गए हैं। इसी तरह से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में नए तकनीक परिवर्तन जैसे कि सीडी रोम, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब आदि ने अपने उत्पादों के विज्ञापन में व्यावसायिक फर्मों के लिए बहुत उपयोगी साबित किया है। जब आवश्यक होने पर शेयरों को फिर से भरने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीधे संबंध होते हैं। लचीला निर्माण प्रणाली, ये सारी चीज़ें इसी का हिस्सा हैं। अभी इसमें जो आपने बच्चों पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि टेक्नोलॉजिकल जब चेंजेस होते हैं तो आप ये पाते हैं कि पुरानी चीज़ें, पुराने प्रोडक्ट्स, पुरानी कार्य पद्धतियाँ सब आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं या यूँ कहें आउट ऑफ यूज़ हो जाती हैं। तो हमें जो भी तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उनके साथ साथ चलना होता है। आप समझें, ऑडियो कैसेट्स आते थे, टैप जिनमें लगा हुआ होता था, चढ़ा हुआ होता था, और टैप रिकॉर्डर हुआ करते थे। वो सब हुआ करते थे हो गए हैं क्योंकि वीसीडीज़ आ गए। वीसीडी प्लेयर आउट ऑफ यूज़ हो गए जैसे ही डीवीडीज़ आ गए। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही स्मार्टफोन आया, फीचर फ़ोन्स आउट ऑफ ट्रेंड हो गए। जैसे ही कलर्ड फ़ोन आया था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके थे। आज के दौर में आप देख रहे हैं लगातार 3G आया तो 2G वाले फ़ोन बेकार हो गए, और उसी के साथ साथ 4G के आने से 3G वाले बेकार हो गए। अभी 5G आने की बात चल रही है। तो आप सोचिए कि जितने भी हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं, अब उन्होंने अभी से ही क्या कर दिया है, उन्होंने अभी से ही 5G एनेबल्ड सेट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके फ़ोन हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट्स आउट ऑफ यूज़ हों। ठीक है, तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो माइक्रो एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट का अध्ययन आपने किया, जिसके अंतर्गत आपने तकनीकी पर्यावरण, वैधानिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, उसके पहले सोशल सामाजिक पर्यावरण और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पर्यावरण पढ़ा। मुझे लगता है कि ये बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अब हम अंतिम जो पढ़ेंगे बिजनेस पर्यावरण के, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत, वह है नई आर्थिक नीति। ये 1951 में लागू हुई, 1991, माफ़ कीजिएगा, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हुआ यह था कि 1990 के दशक में भारत सरकार ने आर्थिक संकट में घिरे होने के कारण उससे बाहर आने के क्रम में उसने पुरानी या पिछली आर्थिक नीतियों से अलग होकर के, विचलित होना मतलब उससे डिग जाना, अलग हो जाना, निजीकरण की दिशा में एक नया कदम बढ़ाने का फैसला लिया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिति की स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता। देखिए, भारत के सामने आर्थिक स्थिति खराब थी भारत की, और वह चाहता था कि संकट से निकल सके। इसके लिए उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक प्रेशर था कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को, जो उन्होंने एक तरह से बंद बक्से की तरह बना रखी है, वह चाहते, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेशर था वो यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोला जाए। और इन्हीं शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने की बात चल रही थी, ऐसा कहा जाता है।
तो आइए जानते हैं, पूरा परिचय प्राप्त करते हैं नई आर्थिक नीति का। इंट्रोडक्शन टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुभव यह किया गया कि स्वचालित वृद्धि और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की कुछ ही दशकों में प्राप्ति के लिए, जिसकी प्राप्ति अन्य देशों ने सदियों से की है, आर्थिक विकास की युक्ति का निर्माण अनिवार्य है। इस लाइन को समझ लीजिए पहले। देखिए, स्वतंत्रता हमें मिल गई 1947 में। ये लगने लगा लोगों को कि स्वचालित वृद्धि का मतलब है कि ग्रोथ हम करें, उसमें सरकार का कोई दखल ना हो। डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वह तय करें कि कौन सी वस्तु बनेगी और कौन सी वस्तु मार्केट से बाहर हो जाएगी। स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य भी यह है कि बतौर उत्पादक आप जो भी उत्पादन करना चाहते हैं आप उसका उत्पादन कर सकें, उसमें सरकार का कोई दखल ना हो या कम से कम दखल हो। तो स्वतंत्रता मिली, उसके बाद हम चाहते थे कि स्वचालित वृद्धि हो, ग्रोथ हो और उत्पादन व्यवस्था सरकार के दखल के बिना हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को पाने के लिए अन्य देशों ने तो सदियां लगा दी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें ये स्थिति मिल जाए। तो आर्थिक विकास की युक्ति का निर्माण अनिवार्य माना गया। आर्थिक विकास की युक्ति का तात्पर्य है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे देश में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया 1956 से बेसिकली। और इसकी सहायता के लिए उचित तकनीक, योजनाबंदी की मुक्ति, समाज आर्थिक नीति और विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये कार्यक्रम शुरू किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया, यानी कि विकास का सारा दारोमदार, सारा का सारा जिम्मा सरकार ने अपने कंधों पर लिया। और व्यापार की उदार नीति को भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाज के समाजवादी ढंग को सभी आर्थिक बुराइयों के लिए रामबाण माना। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद की बात कर रहा हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरुआत हुई और उसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, और इस तरह से अच्छी खासी योजनाएं भारतवर्ष में जो लागू होती रहीं। ये 1990 तक की पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू हुई, 7 पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें समाजवादी ढंग को ही अपनाया गया और माना गया सारी आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिए बिल्कुल रामबाण है, यानी कि उसका अचूक जो है समाधान है। लेकिन अर्थव्यवस्था को संकटों की पकड़ से मुक्त करने और इसे तीव्र विकास के मार्ग पर लाने के लिए भारत सरकार ने अपने विदेशी निवेश, व्यापार, विनिमय दर, उद्योग और राजकोषीय मामलों आदि से संबंधित नीति में कुछ परिवर्तन किए। जब अर्थव्यवस्था संकट में आई तो उन्होंने जुलाई 1991 में जब रुपए का अवमूल्यन किया तो भारत सरकार ने नई आर्थिक सुधारों के रूप में कुछ नीतियां भी घोषित कर दी। नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उस समय वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे और उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव जी की अगवानी में कुछ बातें, आर्थिक नीति जो उनके द्वारा लागू की गई थी उसकी कुछ बातें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण को अपनाने के साथ साथ इसे बाजार के प्रचलन के अनुरूप बनाना। बाजार का प्रचलन का तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से बाजारें खुल रही हैं, हर देश पूरी दुनिया बाकी दुनिया के लिए अपने देश को बाजार के रूप में उपलब्ध करा रहा था, यानी कि विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का फिर से मौका देने की बात थी और भारतीय कंपनियों को भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिजनेस करने का मौका देने की बात थी। इसी को हमने वैश्वीकरण बोला था, जिसमें बगैर किसी अनावश्यक दखल के विदेशी कंपनियां भारत में और भारतीय कंपनियां विदेशों में बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र मानी गई। कुछ सामान्य औपचारिकताओं के पश्चात ये प्रतिबंधित नहीं रहा। इसी को वैश्वीकरण कहा गया। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई की दर, उसको नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। जान लीजिए भुगतान असंतुलन क्या होता है। देखिए, हम कई सारी वस्तुओं को उनका निर्यात करते हैं और कई सारी वस्तुओं को आयातित करते हैं। अगर हमारे द्वारा किया गया आयात का जो मूल्य है वह किए गए निर्यात से ज़्यादा होता है तो ये भुगतान असंतुलन कहलाता है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट जो होता है, निर्यात,
वो हमारे द्वारा किए गए आयात से ज़्यादा हो तो इसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान असंतुलन था देश में क्योंकि हमारे आयात बहुत ज़्यादा थे और निर्यात बहुत कम थे, जो कि आज भी आयात अभी भी ज़्यादा हैं। तो भुगतान असंतुलन को दूर करने की कोशिश थी। तीसरी, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास दर का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी रेट को, उसकी दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। आर्थिक स्थिति स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटा लेना। आर्थिक प्रतिबंध थे किस पर? जो व्यवसायिक जगत था उन पे विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध थे, उनको हटाने की बात की गई। अर्थव्यवस्था के लिए बाजार अनुरूप एक आर्थिक परिवर्तन भी लेके आना। पाँचवें पॉइंट में है कि प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का मतलब होता है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहीं पे भी, प्रवाह का मतलब है फ्लो, कहीं पर भी आप प्रतिबंधों को हटा दें। माल, सेवाएं, मानव, इन सबको आप कहीं पर भी ले जा सकें। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध हैं उनको हटा लिया जाए। आप पूरी दुनिया से कहीं से भी रॉ मटेरियल मंगा सकें, अपने यहाँ से कोई भी रॉ मटेरियल, सेवाएं, पूंजी, मानव संसाधन, इन सभी को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति या लाने ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। छठा पॉइंट था अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना। इसी कारण सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या रही हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात कि नई आर्थिक नीति 1991, इसमें केवल 6 उद्योगों को लाइसेंस योजना के तहत रखा गया। अर्थात 6 ही उद्योग ऐसे रखे गए जिनमें अगर आप चाहते थे कि उत्पादन कार्य शुरू करें तो आपको लाइसेंस लेना होगा। बाकी सारे लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। वो 6 उद्योग कौन कौन से थे उन्हें हम जानेंगे बाद में। पॉइंट नंबर 2, निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल 4 उद्योगों के लिए सीमित थी, बाकी सभी उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। यानी कि निजी क्षेत्र का जो प्रवेश था, ये हेडिंग है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल 4 उद्योगों के लिए रखी गई थी। यानी कि केवल 4 ऐसे क्षेत्र थे, उद्योग थे, जिसमें केवल सरकार उत्पादन कर सकती थी, सरकार केवल सक्रिय हो सकती थी। अन्य जितने भी उद्योग थे उन सब को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। यानी कि निजी क्षेत्र अब उसमें काम कर सकता था। विनिवेश का मतलब होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको निजी सेक्टर्स के हाथों में सौंपना या उन्हें बेचना, इसी को विनिवेश कहा जाता है। पूरी तरह से बेचना ज़रूरी नहीं होता है, उसे जो है पूरी तरह से भी बेचा जा सकता है, लेकिन कभी कभी आंशिक रूप से भी विनिवेश किया जाता है, जैसे कुछ अंश जो है निजी सेक्टर को बेच देना। विदेशी नीति के उदारीकरण, इसका मतलब यह है कि विदेशी निष्पक्षता की सीमा को कई गतिविधियों में 100% करने के लिए इसे उठाया गया। इसका मतलब यह था कि NRI और विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकें, ऐसी अनुमति दे दी गई। तकनीकी क्षेत्र में उदारीकरण, स्वतः अनुमति विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय कंपनियों को दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि तकनीकी क्षेत्र में जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में कोई भी बिजनेस करने के लिए इच्छुक थीं तो उनको भारत में काम करने के लिए अनुमति दी गई। इसके लिए इन्होंने इसमें जो आपको कहा हुआ है वो सिर्फ इतनी बात है कि आप उनके साथ टेक्नोलॉजिकल समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय कंपनी को अधिकृत आपने कर दिया नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। छठा पॉइंट, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की स्थापना करी गई।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का तात्पर्य है कि आप भारत के अंदर विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निवेश करने के लिए प्रमोट करने के लिए आपने एक ये बोर्ड की स्थापना की। इसका उद्देश्य यही है कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके और लघु उद्योगों की स्थापना करना, विभिन्न लाभों लघु उद्योगों को देने की पेशकश कर रहे थे उस दौरान। ठीक है, नए मतलब लघु उद्योग की स्थापना करना भी इसका एक लक्ष्य रखा गया। नए आर्थिक सुधारों के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए जब ये बातें लागू की गई, तो पहला तर्क दिया गया कि नए आर्थिक सुधार 8% का इच्छित वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायक होंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 8% हो जाए तो उसके लिए नए आर्थिक सुधार करने होंगे, ऐसा माना गया। और एशिया के विभिन्न देश जैसे मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि की वृद्धि दरों के समान है ये 8%। हमें भी लगा कि नई आर्थिक नीति लागू करा के हम भी 8% ग्रोथ रेट तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, नए आर्थिक सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता की प्राप्ति में सहायक होंगे। आय एवं धन के समान वितरण और निर्धनता की सीमा कम करने में भी ये सहायक होंगे, ऐसा तर्क दिया गया। नए आर्थिक सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, ये भी समझा गया। माफ़ कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के संवर्धन में सहायक होंगे। ये भी माना गया कि इसमें नई आर्थिक नीति लागू होने से अलग अलग क्षेत्रों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगा। छठा पॉइंट, ये लॉजिक एक तर्क दिया गया कि यह देश के पिछड़े इलाकों में लघु स्तरीय उद्योगों के विकास में बढ़ोतरी लाने में सहायक होगी। अगर हम आर्थिक नीति 1991 की बात करें तो इसका जो अंतिम पॉइंट था, 7वां पॉइंट ऊपर देख सकते हैं, नए आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क के ठीक ऊपर कि लघु उद्योगों की स्थापना करना भी इसका एक लक्ष्य था। तो ये माना गया पॉइंट नंबर 6 तर्क जो हैं कि लघु स्तरीय उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा था। 7वां पॉइंट, यह देश में सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। यानी कि हमारे देश में जो विदेशी निवेश है वह भी हो सकेगा बड़ी मात्रा में। नए आर्थिक सुधार भुगतानों के संतुलन में बढ़ते हुए असंतुलन को ठीक करने में सहायक होंगे। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो कम है इंपोर्ट के तुलना में, वो जो असंतुलन है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा और विदेशी विनिमय के भंडारों में भी वृद्धि होगी, ऐसा माना गया था। नई आर्थिक नीति का प्रयोग घाटे की अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण करके स्फीति कारक प्रवृत्ति को रोकेगी। जब हम घाटे की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बजट बनाते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था का बजट जो है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। घाटे की अर्थव्यवस्था का ही तब जाता है जब हम घाटे का बजट बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि घाटे के बजट का तात्पर्य होता है कि जब आपकी इनकम आपके खर्चों से कम हो जाए तो यह घाटा की स्थिति है। भारत सरकार या ऐसे ही बहुत सारे अन्य जो विकासशील देश हैं वह हर साल अपने जो बजट को बनाती हैं उसमें वो बताते हैं कि हमारी आय जो है वह कम है, लेकिन हम अपनी आय से भी ज़्यादा खर्चा जनहित में कर रहे हैं। और वो बताते हैं जो शॉर्टेज जो डिफिशेंसी होती है उसे वह पब्लिक फाइनेंस से या विदेशी जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय उनसे उधार लेकर के वह पूरा करती हैं। तो इसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये माना जा रहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था जो होता है वह महंगाई को बढ़ाने में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाती है और महंगाई को अगर नियंत्रित करना होगा तो नई आर्थिक नीति घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करेगी, ऐसा तर्क दिया गया था। सार्वजनिक व्ययों को भी नियंत्रित, जब आप घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करेंगे तो सार्वजनिक व्यय अपने आप कम हो जाएंगे। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य होता है वह खर्चे जो सरकार जनहित में करती है। तो सरकार का जो घाटे का बजट बनता है वह इसीलिए तो बनता है कि सरकार की जो आय है सरकार उससे ज़्यादा खर्च करती है जनहित में। तो जनहित जब आप घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लगाएंगे तो सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण लग जाएगा और ऐसा जब हो जाएगा तो उत्तम पूर्ति प्रबंध यानी कि जो सप्लाई चेन है वो बेटर हो पाएगी, ऐसा माना गया था। यह नीति अर्थव्यवस्था में त्रुटिपूर्ण समन्वय को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकती है। ऐसा भी देखा गया था कि अर्थव्यवस्था में बहुत बार जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत फाल्टी है, तो उसमें कुछ सुधार हो सकेंगे, ऐसा माना गया था। और यह भी माना गया था कि नई आर्थिक नीति जो होगी वो बजट में राजकोषीय घाटे को रोकने के कई उपाय रखती है। अब इसमें 3 शब्द आते हैं, उदारीकरण,
निजीकरण और वैश्वीकरण ये क्या होते हैं, इन्हें हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत